एक दिन मैं अपने अंकल और आंटी के साथ घर के बाहर टहल रहा था। तभी पड़ोस वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने कहा कि वह टीवी की आवाज़ थी। यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन हम लोग वहाँ से वापस चले गए। लेकिन अब रोज ही वह आवाज़ें आने लगी। जब हमने उन आवाज़ों का सच जाना तो हमारी जान ही निकल गई, क्योंकि उस सुनसान घर में जो होता था वह बहुत ही भयानक और हमारी कल्पना से भी परे था। आखिर ऐसा क्या होता था वहाँ, आइए जानते हैं। जब मैं 10 साल का था तब मैं अपने घर से भाग गया था, क्योंकि मेरा बाप रोज रोज दारू पीकर मेरी माँ के साथ साथ मुझे और मेरी छोटी सी बहन को भी मारा करता था। एक दिन रात को वह फिर से दारू पीकर आया और माँ से खाना लगाने के लिए बोला। जब माँ ने खाना लाकर दिया तो खाने की थाल को देखते ही उसने उस पर जोरदार लात मार दी और खाना चारों तरफ फैल गया। ये देखकर माँ बहुत दुखी हुई। वह बेचारी सुबह सुबह उठकर घर का काम करती थी, फिर कमाने के लिए जाती। पूरे दिन भरी धूप में ईंट भट्टे पर मजदूरी करती और फिर शाम को आकर दोबारा घर के कामों में लग जाया करती थी। उधर मेरा बाप न तो कोई काम धंधा करता था और न ही घर पर रहकर मेरी छोटी बहन की देखभाल करता। बस सुबह से शाम तक दारू पीकर नशे में धुत पड़ा रहता। कभी किसी से कुछ कहता तो कभी किसी और से उलझ जाता। फालतू में आस पड़ोस के लोगों को छेड़ता रहता। इसी वजह से कोई भी पड़ोसी हमारे घर के मामले में कुछ नहीं कहता था। सब जानते थे कि मेरा बाप पीकर हमेशा ड्रामे करता है, और अगर बीच में कोई कुछ बोल भी देता तो वह उल्टा उसी को सुनाने लगता। इसलिए सब लोग उससे बचकर रहते थे। अब जो मेरा बाप था वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह मेरा सौतेला बाप था। मेरे असली पिताजी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। माँ ने तो दोबारा शादी से मना किया था, लेकिन मेरे नाना और मामा ने मिलकर माँ की दूसरी शादी उसी शराबी आदमी से करवा दी। माँ मुझे छोड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए मुझे अपने साथ ले आई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मेरे सौतेले बाप के रोज रोज पीने और झगड़े करने के ड्रामे शुरू हो गए। माँ की दूसरी शादी के कुछ साल बाद ही हमारे घर में मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। अब माँ पूरे दिन काम पर जाती और मैं घर में अपनी छोटी बहन की देखभाल करता। शाम को जब मेरा बाप घर आता तो रोज कलेश मचाता। एक दिन मैं अपनी बहन तनु को खाना खिला रहा था कि तभी मेरा बाप बाहर से दारू पीकर आया और बिना किसी वजह के मुझे मारने लगा। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था। जब उसका मन करता वह मुझसे मारपीट करता। अगर माँ मुझे बचाने आती तो वह मुझे छोड़कर माँ को और ज़्यादा पीटता। इस वजह से मैं बहुत डरा सहमा रहने लगा, और एक दिन इन्हीं सब बातों से बहुत दुखी होकर मैं घर से भाग गया। चलते चलते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया और वहीं एक जगह बैठ गया। इतना छोटा सा बच्चा जिसका माँ और सौतेले बाप के अलावा कोई नहीं था, भला कहाँ जाता। इसलिए मैं स्टेशन पर एक कोने में बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। घर से निकले हुए आज दूसरा दिन था। मैं कोने में अपने हाथों से चेहरा छुपाए बैठा कि तभी अचानक किसी ने मेरे हाथ मेरे चेहरे से हटाए और मेरा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो सामने एक अंकल खड़े थे। उन्होंने कई बार पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, रास्ता भूल गए हो क्या, या मम्मी पापा से बिछड़ गए हो। लेकिन मैंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा, कुछ खाओगे क्या। तब मैंने गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ बहुत भूख लगी है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
चलो मेरे साथ चलो। फिर हम दोनों एक अच्छी सी दुकान पर पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने मेरी पसंद का खाना खिलाया और बोले, अच्छा अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना, तो बताओ तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जाना है तुम्हें। तब मैंने उन्हें बताया, मेरा नाम मोनू है। उन्होंने पूछा, अच्छा मोनू, मेरा नाम रजत है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे, तुम्हारे घर में परिवार में कौन कौन है। तब मैंने कहा, मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ। यह सुनकर अंकल मुझे बड़े आश्चर्य से देखने लगे। घर छोड़ आया, क्या मतलब बेटा, तुम इतने छोटे से हो, कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, कुछ सोचा है तुमने। अगर तुम किसी गलत आदमी के हाथ लग गए और उसने तुम्हें कोई बेकार काम पर लगा दिया तो। तुमने सुना नहीं है क्या, आजकल बहुत से गिरोह चलते हैं जो छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पांव काटकर अबाइस बना देते हैं। क्या तुम्हें ये सब सोचकर जरा भी डर नहीं लगा, घर से भागते हुए एक बार भी नहीं सोचा। तब मैंने कहा, डर तो बहुत लगा था, लेकिन घर रहकर भी पापा मेरी रोज पिटाई करते थे। माँ दिन भर काम करके आती थी और मैं घर पर छोटी बहन की देखभाल करता था। उसके बाद भी पापा रात को दारू पीकर आते और गालियां देते। गालियां तक तो ठीक था, लेकिन अब तो रोज का ड्रामा हो गया था कि आते ही मुझे मारते और बार बार यही कहते कि दूसरे के बच्चे को मैं क्यों अपने पास रखूं। वह माँ से कहता कि इसका बाप इसको मेरे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ गया है। मैंने कई बार उसे ये कहते हुए सुना। इसी बात पर वह माँ से और ज्यादा लड़ाई करता कि इसको घर से निकाल दे, मैं इसे घर में नहीं रख सकता। माँ बेचारी क्या करती, बस सब सह जाती। वह ये भी नहीं कह सकती कि मैं घर छोड़ दूं। अगर मैं और बड़ा होता तो शायद माँ मुझसे कह सकती भी, पर अब मैं अपनी माँ की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिना किसी को बताए घर से भाग गया। मैंने जब उस आदमी को ये सारी बात बताई तो उसका दिल मेरे लिए पिघल गया और वह एकटक मेरी ओर देखता ही जा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अंकल, कुछ ज्यादा कह दिया क्या मैंने। तब वह बोले, नहीं मेरे बच्चे, बस देख रहा हूँ, इतना छोटा बच्चा और इतना सब कुछ कैसे समझ सकता है। चलो मोनू, अब तुम हाथ धो लो और फिर हम लोग घर चलते हैं। मैंने कहा, अंकल मैंने तो आपका बताया है कि मैं घर छोड़ आया हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तो वह हंसते हुए बोले, हाँ बाबा जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें नए घर लेकर चलूँगा। उसमें तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, ना ही कोई फटकारेगा और ना ही कोई मारेगा। और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इतने दिनों बाद मुझे खाना मिला था। लगभग 2 दिन से मैं भूखा था, तो मैंने भी खूब खाना खाया और वे मेरी तरफ बस देखते ही जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की और फिर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे सीट पर बिठाया। ड्राइवर सीट पर वे खुद बैठे और गाड़ी चलाकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। पूरे रास्ते उन्होंने मुझे चुप ही नहीं रहने दिया। रजत अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। अब हम उनके घर की तरफ पहुंचे। एक बहुत बड़ा आलीशान सा बंगला देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझसे बोले, मोनू बेटा नीचे उतरो, घर आ गया है। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उस घर को देखकर मैं देखता का देखता रह गया। मेरा मुंह और आंखें दोनों खुले के खुले रह गए। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर मेरे मुंह से एकदम से निकल पड़ा। मैंने कहा, अंकल ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो बहुत सारे लोग रहते होंगे ना। मेरी बात सुनकर
रजत अंकल हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, बस मैं और तुम्हारी आंटी ही इस घर में रहते हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतने बड़े घर में बस आप दो लोग ही रहते हो? हाँ बेटा, चलो, अब सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी चलोगे? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर अंदर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही रजत अंकल ने आवाज लगाई, रेणु कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, देखो तो मेरे साथ कौन आया है। रजत अंकल की आवाज सुनकर एक सुंदर सी आंटी बाहर आई और बोली, क्या हो गया रजत, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और ये बच्चा ये कहाँ से ले आए? अंकल बोले, कहीं से नहीं, ये बहुत लंबी कहानी है। बस तुम ये समझ लो कि भगवान ने हमारी बात सुन ली। हमारा कोई बच्चा नहीं था और इसका कोई घर नहीं है, तो अब के बाद मोनू हम लोगों के साथ ही रहेगा। आंटी बोली, रजत, तुम्हारी ये बात तो ठीक है और मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं। मैं तो कब से चाहती थी कि कोई बच्चा इस घर में आए, लेकिन इसके घर वाले कहीं वह हम लोगों को परेशानी खड़ा ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कहे हमने उनका बच्चा चुरा लिया है या कहीं से ले आए हैं। तब रजत अंकल ने कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आओ देखो तो सही, ये कितना मासूम है। आंटी मेरे पास आई और मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में समेटते हुए बोली, सच में रजत, ये तो बहुत ही मासूम है। ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ मिला और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं धीरे से बोला, मेरा नाम मोनू है। आंटी बोली, अच्छा तो मोनू चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें नए नए कपड़े दिखाऊंगी, जो कपड़े तुम्हें पसंद आएंगे वह बता देना, फिर मैं तुम्हें नहला धुलाकर अच्छे नए कपड़े पहना दूंगी। चलो मेरे साथ। इतना कहकर रेणु आंटी मुझे अपने घर ले गई। उन्होंने मेरी पसंद के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया, मेरे बाल संवारे और बोली, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो, ठीक है ना? मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है आंटी, जैसा आप कह रही है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कहाँ मैं एक छोटे से घर में पूरे परिवार के साथ रहने वाला गरीब बच्चा था और आज उस आलीशान हवेली जैसे महल में रह रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस फिर उस दिन से मैं रजत अंकल और रेणु आंटी के यहाँ रहने लगा। वे दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके यहाँ पहले से कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा प्यार मुझ पर लुटाना शुरू कर दिया। रेणु आंटी तो पूरे दिन मुझे हाथों हाथ रखती, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान खुद रखती। रजत अंकल भी सुबह तक ऑफिस नहीं जाते, तब तक मेरे साथ खेल कूद में लगे रहते। और फिर एक दिन हम दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे तो रेणु आंटी वहाँ आई और बोली, रजत, इसके साथ खेल कूद में ही लगे रहोगे या फिर इसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी? अरे ये तो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार हो ना, इसका किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाओ। अभी तो ये छोटा ही है, कोई बात नहीं, अगर लेट पढ़ाई शुरू होगी तो भी क्या है, कम से कम पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। और अब तो इसके अलावा हमारे आगे पीछे है ही कौन, यही हमारी औलाद है। इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ आगे चलकर इसी को संभालना है। अंकल ने भी आंटी की इस बात से सहमति जताई और उन्होंने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई में मेरी बचपन से ही रुचि थी। भले ही मेरा एडमिशन लेट हुआ था, लेकिन कक्षा में मैं कभी पीछे नहीं रहता। मैंने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और एक साल में दो क्लास करके जल्दी से पढ़ाई रिकवर कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन दोनों के पास आए हुए अब मुझे लगभग 7 साल हो चुके थे। मेरी उम्र अब 15 से 16 साल के बीच हो गई थी। एक दिन मैंने रजत अंकल से शाम के समय आइसक्रीम खाने की जिद की तो वे मुझे गाड़ी में बिठाकर आंटी के साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए।
जब हम लोग आइसक्रीम खाकर वापस लौट रहे थे तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने छोटे से पोते के साथ वहां आए हुए थे। वह बच्चा अपने दादाजी से किसी चीज के लिए बार बार जिद कर रहा था। दादाजी उसे समझा रहे थे लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। अब तो वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तब रजत अंकल उनके पास जाकर पूछने लगे, क्या हुआ बाबा, क्या बात है? उन्होंने बताया, ये बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आइसक्रीम खिला सकूं। मालिक ने जो पैसे दिए थे शायद रास्ते में कहीं गिर गए। अब अगर ये घर जाकर बता देगा कि मैंने इसे आइसक्रीम नहीं खिलाई है तो मालिक बेवजह मुझ पर गुस्सा करेंगे। पता नहीं बेटा पैसे कहाँ चले गए। तब रजत अंकल ने आइसक्रीम वाले से कहा, जो आइसक्रीम ये बच्चा मांग रहा है इसे दे दो, उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। आइसक्रीम वाले ने उस बच्चे को आइसक्रीम दे दी और बच्चा आइसक्रीम लेकर बहुत खुश हो गया। उधर दादाजी रजत अंकल के आगे हाथ जोड़ने लगे। तब अंकल ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप परेशान मत होइए। आप बस इतना बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। बातचीत से पता चला कि वे हमारे बंगले वाले घर में रहते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा बहुत परेशान हैं, बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, बिल्कुल नाजुक सी, कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, पतला सा दुर्बल शरीर, जैसे उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता हो। मेरा मन तो हो रहा था कि उनसे पूछूं कि आखिर बात क्या है। मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बात टाल दी। फिर उन्होंने एक बार फिर रजत अंकल के हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। अब हम लोगों ने भी आइसक्रीम खाई और अपने घर के लिए चल दिए। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो रेणु आंटी ने रजत अंकल से कहा, रजत क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वह बाबा किसी परेशानी में थे? वरना तो कौन ऐसा होता है कि जैसी उनकी हालत थी। रजत अंकल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, हाँ रेणु तुम सही कह रही हो, लगा तो मुझे भी ऐसा ही है और शायद मोनू को भी ऐसा ही लगा था, इसलिए तो इसने उससे पूछने की कोशिश भी की थी लेकिन उस बाबा ने कुछ बताया ही नहीं। अब बताओ जबरदस्ती हम उनकी मदद करते भी तो कैसे? जब हमें कुछ पता चलता कि उन्हें दिक्कत क्या है तभी तो हम उनकी मदद कर सकते थे ना। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो उनको दिक्कत क्या है तो हम उनकी कैसे मदद करेंगे? तुम ही बताओ। हाँ रजत, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, अगर वह हमारे पड़ोस में ही रहते हैं तो कभी न कभी फिर मुलाकात हो ही जाएगी। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो हमने देखा कि पड़ोस वाले घर से किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग गाड़ी खड़ी करके उस घर पर गए, दरवाजा भी खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर दरवाजा खटखटाने के बाद एक आंटी आई। जब हमने उनसे पूछा कि अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी तो उन्होंने बताया, कुछ नहीं, मैंने बहुत तेज आवाज में अपना टीवी चला रखा था, उसी की आवाज तुम्हें बार बार आ रही होगी। लेकिन वह बिल्कुल झूठ बोल रही थी। ये तो हम तीनों को ही समझ आ रहा था क्योंकि ये आवाज किसी के चीखने और चिल्लाने की थी, ना कि किसी टीवी की आवाज। अब हम तीनों ही सोच में पड़ गए। दिमाग को किसी न किसी कोने में ये बात अक्सर ही घूमती रहती। 2 दिन बीतने के बाद जब मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था तो मैंने उस घर से बाबा को निकलते देखा। आज उनके हाथ में एक छड़ी थी। वह बिल्कुल ही लंगड़ा कर चल रहे थे, मानो जैसे उनके पैर में कोई चोट लगी हो। मैंने उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, बाबा आपके पैर में क्या हुआ है? परसों तक तो आप ठीक थे और आप इसी घर में रहते हैं। उस दिन हम तीनों लोग यहाँ आए थे,
पर आपने दरवाज़ा नहीं खोला। वे बाबा कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उस घर से एक आंटी निकली और बोली, क्या बात है बेटा, क्या बातें हो रही है। बाबा उनको देखकर अचानक से घबरा गए और फिर वहां से चले गए। मैं सोच में पड़ गया। शाम को जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मैंने रजत अंकल और रेणु आंटी से ये बात शेयर की और उनसे कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वह बाबा या बहुत बड़ी किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं या बहुत दुखी है। अंकल, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि फिर से हमें बंगले वाले घर से किसी के चिल्लाने और चीखने की आवाज आने लगी। अब हम तीनों ही भागकर वहां पहुंचे और कान लगाकर खिड़की के पास खड़े हो गए। अगली बार जब फिर से वह आवाज आई तो हम एकदम से स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये आवाज उन बाबा की ही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मैं आज के बाद किसी के भी पास खड़ा नहीं होऊंगा और न ही किसी से कुछ कहूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, जैसा तुम लोग कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। हम लोग ये सारी बातें सुन ही रहे थे कि अचानक से एक छिपकली आकर रेणु आंटी के ऊपर गिर गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। उनकी चीख निकलते ही रजत अंकल ने उनके मुंह को अपने हाथ से दबाया और हम तीनों वहां से अपने घर के लिए भाग निकले। जैसे ही अंदर से किसी ने हमारे चीखने की आवाज सुनी, वह भी चिल्लाता हुआ कौन है और घर से बाहर आया। लेकिन तब तक हम लोग पास ही अपने घर के साइड में बनी बालकनी की एक दीवार के पीछे छुप गए, इसलिए वह हमें देख नहीं पाया। उसे लगा कि यह सब शायद उसका वहम होगा और वह फिर से अपने घर के अंदर चला गया और गेट उसने अंदर से बंद कर दिया। मेरे भी 12वीं कक्षा के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर कुछ दिनों तक केवल पढ़ाई में ही लगाया। लेकिन मेरा मन कभी भी पूरी तरह से पढ़ाई में लगता ही नहीं था। कहीं ना कहीं कानों में उन बाबा की चीखें ही सुनाई देती रहती। रजत अंकल और रेणु आंटी भी काफ़ी कोशिश करते कि कहीं ना कहीं वह बुजुर्ग बाबा उन्हें दिखाई दे जाए तो हम लोग उनसे किसी भी तरीके से कुछ बात कर सके, पूछ सके उनसे कि उनकी आखिर ये हालत कैसे हुई, आखिर ये सब वह क्यों झेल रहे हैं, क्या कोई उसके साथ मारपीट करता है, अगर करता है तो आखिर वह व्यक्ति कौन है जो उनके साथ मारपीट करता है। यही सब सवाल हम तीनों लोगों के दिमाग में चलते रहते थे। जब कभी भी हम उस घर के बाहर से निकलते तो थोड़ी बहुत कराने की आवाज़ कभी कभी आ जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब तो वह आवाज़ आने भी बंद हो गई थी। हमने बाबा को उस दिन के बाद घर के बाहर कभी नहीं देखा। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बस फिर सारा ध्यान मैंने बाबा की तरफ ही लगा दिया और मैं दिन रात बस इसी आस में बैठा रहता कि कभी तो वह बाबा घर से बाहर निकलेंगे ही और हमें पता चलेगा कि आखिर बात क्या है और क्या नहीं। एक दिन मैं उस रास्ते से होकर जा रहा था कि तभी मुझे वह बाबा घर के गेट से बाहर दिखाई दिए। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने ही वाला था, उतने में फिर से वही आंटी घर से बाहर निकल आई और मैंने अपना रास्ता बाबा की तरफ से दूसरी तरफ बदल दिया, क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ गया था कि जब तक वह आंटी वहाँ रहेंगी बाबा मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। अब जब मैंने 2-4 दिन गौर किया तो मुझे पता चला कि बाबा शाम के समय उस छोटे से बच्चे को लेकर थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर निकल जाते हैं और उस समय उस बच्चे के अलावा उनके पास कोई और नहीं होता। इसलिए मैंने वही समय समझा और मौका देखकर फट से बाबा के पास जा पहुंचा। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो मैंने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बाबा ने मुझे आंखों के इशारे से
मानो ये बताया कि वह मुझसे अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई है जो उन पर नज़र रखे हुए है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाबा से बात करूं तो आखिर कैसे करूं। जब बाबा उस बच्चे को आइसक्रीम खिलाने आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे तो मौका देखकर मैं भी आइसक्रीम लेने के लिए पहुंच गया और मैंने बाबा से धीरे से कहा, बाबा मैं जानता हूं कि आप जरूर किसी परेशानी में हैं, पर आप हमें बता नहीं सकते क्योंकि आप किसी न किसी दबाव में बंधे हुए हैं। शायद कोई आप पर नज़र रखे हुए है। बस आप मुझे अंगुली के इशारे से हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे जो कह रहा हूँ वह सच है तो आप एक अंगुली दिखाइए, और अगर गलत है तो मुझे 2 उंगलियों के इशारा कीजिए। तब बाबा ने मुझे एक अंगुली से इशारा किया और मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि बाबा सच में किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे बताइए कि मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूँ। क्या आप पढ़ना जानते हैं? अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप मुझे एक अंगुली दिखाइए, और अगर नहीं जानते हैं तो 2 अंगुली दिखाइए। तब बाबा ने मुझे एक अंगुली के इशारे से कहा कि वह पढ़ना जानते हैं। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा अब शाम को कभी तो ऐसा समय होता होगा जब आप अकेले होते होंगे, तब आप एक कॉपी पेंसिल से एक नोट लिखकर अपनी खिड़की के बाहर की तरफ फेंक देना। क्या आप इतना काम कर सकते हैं? तब बाबा ने फिर से एक अंगुली का इशारा किया और बस इसी बात से मैं समझ गया कि बाबा मेरी बात समझ गए हैं। बस इतना इशारा करते ही बाबा वहाँ से चले गए। मैं उनसे इसलिए कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मुझे पता था कि कोई व्यक्ति आसपास ऐसा जरूर है जिसकी वजह से बाबा मुझसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। मैंने वहाँ से अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ दौड़ा। घर जाकर मैंने रजत अंकल और रेणु आंटी को सारी बात बताई। अब हम तीनों बस इसी उम्मीद में बैठे थे कि हमें कैसे भी उस खिड़की के बाहर एक नोट मिले। एक दिन बीत गया। जब रात होती तो मैं उस बंगले वाले घर की सारी खिड़कियों की तरफ चक्कर लगाकर देखता कि कहीं कोई कागज पड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे ऐसे कई दिन बीत गए। अब हम तीनों भी निराश होने लगे और आज 5वीं रात थी। मन तो नहीं था, पर फिर भी इसी उम्मीद में कि काश मुझे कुछ वहाँ मिल जाए और हम कैसे भी करके उन बाबा की मदद कर पाए, मैं अपने घर से निकला। जैसे ही आज मैं बंगले वाले घर की खिड़की के पास पहुंचा तो बाबा ने एक नोट बनाकर डाला हुआ था। वह कागज का टुकड़ा मैंने वहां से उठाया और मैं अपने घर की ओर दौड़ा। घर आकर वह कागज हमने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। पूरे दिन मुझसे ये लोग घर का काम करवाते हैं, अपने बच्चे की देखभाल करवाते हैं, मुझसे घर का खाना बनवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा काम करवाते हैं, और इतना करने के बाद भी ये लोग मुझे समय पर खाने के लिए खाना तक नहीं देते। 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं मुझे बिना कुछ खाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, कैसे भी करके मुझे बचा लो। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो ये लोग मुझे उस रात को बहुत मारते हैं। अब तक मेरे शरीर में जान थी तो मैंने सब कुछ सहा था, लेकिन अब मेरे शरीर में और जान नहीं रह गई है कि मैं इन लोगों के अत्याचार सह सकूं। मैं किसी से फोन पर बात नहीं कर सकता, मैं सामने खड़े हुए किसी इंसान से भी बात नहीं कर सकता, घर के बाहर निकलकर बैठ भी नहीं सकता। इन लोगों ने मुझे ऐसे कैद करके रख दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? किसी से बात करता हूं तो ये लोग मुझे मारते हैं। बस उस कागज के टुकड़े में इतना ही लिखा हुआ था। अब हमें ये तो पता चल गया कि बाबा को कोई मारता है, पर वह लोग है कौन और बाबा उनके पास कैसे आए, ये सब जानना भी बाकी था।
बहरहाल हमारा सबसे पहला काम था कि हम बाबा को कैसे भी करके उनकी कैद से आज़ाद करें, लेकिन ये सब कैसे होता। मैंने बाबा का फिर से इंतज़ार किया और कई दिन बाद हम फिर से उस आइसक्रीम वाले की दुकान पर मिले। अब मैंने बाबा से धीरे से बात करना शुरू किया और उन्हें समझाया कि बाबा, आप कैसे भी करके कुछ तो ऐसा कीजिए जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों को पुलिस के हवाले कर सके, और पुलिस तो सबूत मांगती है। आप एक ऐसा काम करिएगा, हमारे बाद जब भी हम मिले तब मैं आपको एक छोटा सा कैमरा दूंगा, उसको आप ऐसी जगह लगा दीजिएगा जिससे कि हमें सब कुछ दिखाई देता रहे। बाबा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वह इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन मेरे बार बार समझाने और हिम्मत देने के बाद आखिरकार वह राजी हुए। अगली मुलाकात पर मैंने उन्हें एक छोटा सा बटन जैसे आकार का कैमरा दिया जिसे उनके कुर्ते की बटन की तरह लगाया जा सकता था। बाबा ने मेरी बात मानी और उसे ले जाकर अपने घर में लगा दिया। अब हम बाबा के घर की सारी बातें सुन सकते थे और सब कुछ देख भी सकते थे। शाम हुई तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैं, रजत अंकल और रेणु आंटी हम तीनों बैठकर देखने लगे कि उस घर में आखिर हो क्या रहा है। बहुत देर तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद बाबा हमें आगे आगे भागते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे एक औरत भाग रही थी। उस औरत ने बाबा को पकड़कर धक्का मारा और फिर एक डंडे से उनकी पिटाई करने लगी। बाबा उनके आगे हाथ जोड़कर बस गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आगे से मैं आइसक्रीम वाले के पास भी नहीं जाऊँगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। लेकिन वह औरत उन्हें बहुत जोर जोर से मार रही थी, कभी उनके बाल पकड़कर खींचती तो कभी उनके गाल पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजाती। जब हमने ये सब देखा तो रजत अंकल ने बिना एक सेकंड भी गवाए अपने जानने वाले एक पुलिस वाले अंकल को फोन करके वहां आने के लिए कह दिया। फोन करने के बाद अंकल ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। दरवाजा खटखटाया तो कम से कम ये मारपीट तो बंद होगी। जैसे ही रजत अंकल ने वहां जाकर घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वही आंटी बाहर आई और बोली, क्या हुआ, इतनी रात में क्यों आए हो? अंकल ने कहा, तुम्हारे घर में जो बाबा रहते हैं उनसे कुछ बात करनी है। वह महिला बोली, क्या बात करनी है? कौन हो तुम और क्यों बात करनी है उनसे? कौन हो तुम? ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी तक उस बूढ़े का जो हाल किया है ना, वही हाल तेरा कर दूंगी। तेरा इतना बुरा हाल कर दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर उस औरत ने रजत अंकल को धक्का मारा जिससे वह बाहर गिर पड़े। तभी इतनी देर में उधर से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आकर जब घर की तलाशी ली तो वहां से बाबा को निकाला। उन्हें बहुत चोटें आई हुई थी। आज तो उस महिला ने हद ही कर दी थी। उसने उनकी इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी थी कि बेचारे बाबा सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वह पूरे तरीके से खून से लथपथ थे। पुलिस को देखकर वह औरत हकपका गई और भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और क्योंकि वह पुलिस वाले अंकल रजत अंकल के जानने वाले थे तो वह उस महिला को और बाबा को लेकर हमारे घर ही आ गए। हम भी जानना चाहते थे कि आखिर वह बाबा कौन है और वह महिला कौन है जो उनके साथ ऐसा सलूक कर रही थी। पहले बाबा को थोड़ा होश में लाया गया, उनको दवाई दी गई, पट्टी की गई, फिर कुछ खिला पिलाकर दर्द की दवा दी गई। अब वह कुछ हद तक ठीक थे और बोल पाने में भी सक्षम भी थे। उधर पुलिस वाले उस महिला को एक अलग कमरे में ले गए और उसका बयान लेने लगे। इधर हमने बाबा से पूछा, बाबा आखिर आप कौन हैं और ये महिला कौन है जिसके साथ आप रहते हैं और जो आपके साथ ऐसा सलूक कर रही है?
तब बाबा ने हमें बताया, ये महिला कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटे की बहू है। दरअसल मेरी एक ही औलाद थी, मेरा बेटा राज। मैंने उसे बड़े चाव से पाला पोसा, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करने लगा। फिर यही समय देखकर मैंने उसकी शादी करा दी। बहू घर में आई। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। वह हर बात पर हमसे बदतमीजी से बात करती, लेकिन हम सहते रहे, क्योंकि राज हमारा इकलौता बेटा था और हम नहीं चाहते कि वह हमसे दूर हो। एक दिन राज काम से घर लौट रहा था कि अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे को उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब घर में बस मैं और बहू ही रह गए थे। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम मुझ पर सौंप दिए। दिन रात बच्चों की देखभाल करवाती और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती। खुद बस मौज मस्ती में रहती। उसे इस बात का भी गम नहीं था कि कुछ ही समय पहले उसके पति की और फिर उसकी सास की मौत हो गई। मैंने हमेशा अपनी बहू को बेटी की तरह रखा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पहले तो वह कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन फिर उसने मुझे जबरदस्ती अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने को कहा। जब मैंने मना किया तो वह मुझसे मारपीट करने लगी। शायद पहले उसने सोचा कि अगर वह मुझे काम करवा कर तंग करेगी तो मैं दुखी होकर प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया। वह मुझे रोटी पानी भी नहीं देती थी और फिर भी मुझसे घर का सारा काम करवाती, और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो शाम को मुझे मारती पीटती। इतना कहते कहते बाबा जोर जोर से रोने लगे। रजत अंकल और आंटी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप परेशान मत होइए। अब पुलिस ने आपकी बहू को पकड़ लिया है, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। अब बाबा भी इतने बुढ़ापे में कहाँ जाते, वे हमारे साथ ही हमारे घर में रहने लगे और आज बाबा के रूप में रजत अंकल को एक पिता भी मिल गए। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। अब हम बाबा, रजत अंकल और आंटी सब साथ साथ रहते थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं बाबा की बहू अपने किए कर्मों की सजा जेल में भुगत रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।